Good morning, students. Today we are going to discuss about properties of colloidal solution. पिछले ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ preparation and purification of colloidal solution डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ properties of colloidal solutions, which is also important topic. Properties ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ physical properties, colligative properties, mechanical properties, optical and electrical properties. तो आप पहला डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कोलाइडल सॉल्यूशंस का फिजिकल नेचर किदां दा वो आप डिस्कस करते हैं। फिजिकली अगर गल करिए तो ये हैट्रोजीनियस है। फिजिकली इट इज़ हैट्रोजीनियस मिक्सचर। सो सैकेंड गल करिए अगर फिजिकल प्रॉपर्टी का फिल्टर, अगर आप इनू फिल्टर करिए तो दी ऑर्डनरी फिल्टर पेपर के नाल फिल्ट्रेशन पॉसीबल नहीं हैगी। सो ये लिए स्पैशल तरह के फिल्टर पेपर ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। थर्ड प्रॉपर्टी है इन्हों की स्टेबल नेचर, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ने ये मीनस सल्यूट तो सॉल्वेंट आपां जे सल्यूशन वैसे रख दिए, मिक्सचर वैसे रख दिए तो सल्यूट तो सॉल्वेंट अलग अलग नहीं होंगे, मीनस काफ़ी हद तक ये स्टेबल ने। सो ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ने। पहली हैगी है हैट्रोजीनियस, मीनस इन्हों का हैट्रोजीनियस नेचर है। सैकेंड फिल्ट्रेशन इन्हों की पॉसीबल नहीं है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। स्टेबल नेचर इन्हों का मीनस अगर आप इन्हों वैसे रख दिए टेबल के उपर या किसी भी चीज़ के उपर तो ऐदा नहीं है कि सल्यूट तो सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे या डिस्पर्स फेस तो डिस्पर्शन मीडियम अलग अलग हो जाएंगे। सो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नेचर है इन्हों का। सैकेंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, आप पहला डिस्कस किया है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की होंदियां, कुछ ऐदा दी प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने सल्यूशन दियां जिहड़ियां सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के उपर डिपेंड करदियां ने, बट नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के उपर डिपेंड नहीं करदियां। नेचर ऑफ सल्यूट पर डिपेंड नहीं करदियां। दे आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। टोटल 4 तरह दी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप डिस्कस कीतियां ने, पढ़ियां ने। पहली हैगी सीगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, जिहदा फॉर्मूला ये वाला सी। दूसरी हैगी सी अपने कोले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी इंटू एम। तीसरी हैगी सी डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज़ डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ इंटू एम। चौथी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सी ऑस्मोटिक प्रैशर पाई इज़ इक्वल टू सी आर टी। अगर इत्थे आप आई वांट हाफ फैक्टर भी इनकलूड कर दिए तो सही फार्मूला बन जाना अपना, जिहड़ा कि हर एक जगह एप्लीकेबल होएगा, हर एक इलैक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होएगा। नाउ जिहड़े कोलाइडल सॉल्यूशंस ने उन्हां दियां ये 3 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ दियां वैल्यूज़ बहुत घट आउंदियां ने, जिहड़ियां मेजरेबल नहीं होंदियां, काउंटेबल नहीं होंदियां। बट जिहड़ी चौथी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है इहदी वैल्यू ज़्यादा आ जाती है अगर अपने को कंसनट्रेशन बहुत घट है। वैसे भी कोलाइडल सॉल्यूशन दे विच सल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत माइनर होंदी है, बहुत थोड़ी होंदी है, जिहदे करके इन्हां तिन्नां प्रॉपर्टीज़ दियां वैल्यूज़ बहुत थोड़ियां आउंदियां ने, जिहड़ियां कि मेजरेबल नहीं हैगियां, बट इहदी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई आ जाती है जिहड़ी कि मेजरेबल है। इहदा कारण की है, इन्हां तिन्नां दे विच आपां डिफरेंस देखते हैं बट ये एग्जैक्ट वैल्यू चैक करते हैं। सो तां करके ये जे स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन भी है वो भी लार्ज चेंज लियाउंदी है पाई दे विच। सो इनू काउंट कर सकते हैं आप ईजली। सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की सिर्फ पाई की वैल्यू या ऑस्मोटिक प्रैशर की वैल्यू ही स्टडी की जाती है, सिर्फ ये ऑस्मोटिक प्रैशर ही शो करदियां ने, बाकी 3 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये नहीं शो करदियां, उन्हां दा रीजनेबल रिजल्ट नहीं दिंदियां। इस तो अगे है मकैनिकल प्रॉपर्टीज़। मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर आप गल करिए तो ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट ब्राउनियन मूवमेंट ब्राउनियन मूवमेंट होंदी की है, इसका कॉज की है, इसकी इंपोर्टेंस की है, मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर आप ये डिस्कस करांगे। तो ब्राउनियन मूवमेंट होंदी की है, मान लो तुहाडे कोल एक कोलाइडल सॉल्यूशन है किसी बीकर दे विच रखिया होया है। कोलाइडल सॉल्यूशन के जिहड़े पार्टिकल्स ने वो लगातार सीजलैस मोशन दे विच रहिंदे ने, मीनस लगातार वो मूव करते रहंदे ने। जिवें ये पार्टिकल है ये मूव करता है इधर जा इधर जा इधर जा इधर इधर, मीनस जिहड़े कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ने वो लगातार सीजलैसली मूव करते रहंदे ने तो उन्हों का मोशन भी की होंदा जिग जैग, मीनस स्ट्रेट लाइन नहीं होंदी, जिग जैग होंदा।
ਇਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਬਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਗ ਜੈਗ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਗ ਜੈਗ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕੌਜ਼ ਆਫ ਬਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਬਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਕੌਜ਼ ਤੇ ਬਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੌਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਟੂ 1000 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਗ ਜੈਗ ਪਾਥ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਗ ਜੈਗ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨਾਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਗ ਜੈਗ ਪਾਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕਾਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਜ਼ਲੈਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੀਜ਼ਲੈਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਾਈਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਨਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੋਗੈਡਰੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਜਾਣੀ ਕਿ N0 ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੋਗੈਡਰੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੋਗੈਡਰੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਨੋਮੀਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਟਿਕਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਨੋਮੀਨਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਟਿਕਸ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ, ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ, ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਰਚ ਦੀ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਟਾਰਚ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹਨੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸਕੈਟਰ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੈਟਰ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਬਾਈ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਤਦ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਹੋਣ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਹੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ
ट्रिव सोल्यूशन टिंडल इफैक्ट शो नहीं करते, कोलाइडल सोल्यूशन करनगे ते सस्पेंशन सोल्यूशन करनगे। तो स्कैटरिंग की है, लाइट एब्जॉर्ब करके अलग अलग डायरैक्शन दे विच रीएमिट करना, उन्होंने आपां की बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोलाइडल सोल्यूशन स्कैटरिंग शो करते हैं बट ट्रिव सोल्यूशन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ साइज़, क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल साइज़ जोड़े है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर ने, जोड़ा कि लाइट की वेवलैंथ के कंपेरेबल है। तो ये कंडीशनस हो गई। दूसरी कंडीशन है, ये तो फर्स्ट कंडीशन सी कि साइज़ तो वेवलैंथ कंपेरेबल होए। सैकेंड है रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अपने को की है सोल्यूशन है, सोल्यूशन के डिस्पर्स फेज है तो डिस्पर्शन मीडियम है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडैक्स के ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तद भी ये स्कैटरिंग नहीं पॉसीबल हैगी, सो टिंडल इफैक्ट नहीं शो होगा। तो जोड़ा भी कोलाइडल सोल्यूशन है वह डिस्पर्स फेज तो डिस्पर्शन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए ने, तद टिंडल इफैक्ट शो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सो दो कंडीशनस हो गई टिंडल इफैक्ट वास्ते। फर्स्ट हैगी है कि वेवलैंथ तो साइज़ पार्टिकल का कंपेरेबल होवे। सैकेंड दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स डिस्पर्स फेज से डिस्पर्शन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है वो की होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। नैक्सट है इंपॉर्टेंस ऑफ टिंडल इफैक्ट। टिंडल इफैक्ट की इंपॉर्टेंस की है, देखो जोड़े कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स ने ये डार्क दे विच नहीं दिखते। अगर अपने को डार्कनैस है, डार्कनैस के विच आपां पार्टिकल्स नहीं देख सकते, बट जो ये उपर लाइट फॉल करती है तो ये पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं। इट मीनस लाइट की प्रैजेंस दे विच लाइट नूं स्कैटर करते हैं, तां करके ही विजिबल होंदे ने। अगर आपां कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स नूं वेखना चाहुंदे आ, उन्होंने डायरैक्ट लिया के डार्क रूम के विच आपां ने माइक्रोस्कोप के अंडर रख लिया तो पार्टिकल्स विजिबल नहीं होणगे, उन्ना टाइम नहीं होणगे जिन्ना टाइम आपां उहदे उपर लाइट नहीं फॉल करते। लाइट नाल हुंदा की है, क्योंकि लाइट जे आपां फॉल करते हैं तो स्कैटरिंग होंदी है, स्कैटरिंग का करके ही ये पार्टिकल्स विजिबल होंदे ने। अगर आपां ट्रिव सोल्यूशन की गल करिए, ट्रिव सोल्यूशन है तो पार्टिकल्स वो सल्यूट के भी ने तो सॉल्वेंट के भी ने, बट जो आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो भी ये होमोजीनियस लगता। क्यों होमोजीनियस लगता? क्योंकि ये लाइट में स्कैटर नहीं कर पाते पार्टिकल्स। जे सल्यूट के पार्टिकल्स लाइट में स्कैटर करते हैं, सॉल्वेंट के नहीं करते है तो हैट्रोजीनियस लगता, अदरवाइज वो होमोजीनियस लगते। सो होमोजीनियस एंड हैट्रोजीनियस नेचर जोड़ा है आप इतने एक्सप्लेन कर सकते हैं ये बेसिस पे। नैक्सट है इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलैक्ट्रिकली जे आप गल करिए जोड़े कोलाइडल सोल्यूशन के सल्यूट पार्टिकल्स ने, सल्यूट पार्टिकल्स से कोई ना कोई चार्ज होंदा है। बिकॉज क्यों की कारण है वो आप डिस्कस करते हैं, चार्ज क्यों होंदा वो आप डिस्कस करते हैं। पहली गल तो डिस्पर्स फेज के जोड़े पार्टिकल्स ने उन्होंने कोई ना कोई चार्ज होंदा है। चार्ज काहदे करके आ सकता है? फर्स्ट कॉज है जोड़ा डिस्पर्स फेज है तो डिस्पर्शन मीडियम है, जो दोनों आप एक दूसरे के डिजोल्व करते हैं तो फ्रिक्शन का करके चार्ज आ सकता है। सैकेंड है डिसोसीएशन हो सकती है, मीनस अपने को डिस्पर्स फेज है, जो आप डिस्पर्शन मीडियम के ऐड करते हैं तो डिसोशिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोप का मॉलीक्यूल है C17H35COONA, ये डिसोशिएट कर सकता, जो ये डिसोशिएट करेगा तो इन्हों पर कोई ना कोई चार्ज आएगा। सो जोड़े डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स ने वो डिसोशिएट कर सकते हैं, ता करके चार्ज आ सकता है। थर्ड वन हैगा पैप्टाइजेशन। आप पिछले लैक्चर के पढ़िया सी पैप्टाइजेशन। पैप्टाइजेशन की होंदा है? अपने को प्रैसीपेट्स होण, अगर डिस्पर्स फेज दियाँ प्रैसीपेट्स बनिया हुई ने, आप इन्हू दोबारा सोल्यूशन के डिजोल्व करना चाहते हैं तो आप ये कोई सूटेबल इलैक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे। वो इलैक्ट्रोलाइट का काम की है? प्रैसीपेट्स को दोबारा कोलाइडल रेंज के लैके आना। आप डिस्कस करते हैं पैप्टाइजेशन, पहला भी किया, आप दोबारा पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोले FeOH3 ये प्रैसीपेट्स ने। प्रैसीपेट्स मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाते हैं तो प्रैसीपेट्स बन जांदियां ने। अगर आप ये FeCl3 का इलैक्ट्रोलाइट ऐड करांगे, इन्हें की देने ने Fe3 पॉजिटिव एंड Cl नैगेटिव आयंस प्रोवाइड करने ने। ये मॉलीक्यूल ने Fe3 पॉजिटिव नूं असैप्ट कर लेना तो FeOH3 पॉजिटिव बना लेना, मीनस ये उपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना। देखो अपने को काफ़ी सारे न्यूट्रल पार्टिकल्स ने एग्रीगेट हुए हुए ने, इकट्ठे हुए हुए ने, न्यूट्रल ने ये।
इट मीनस इन्हां दा साइज़ 1000 नैनोमीटर तो ज़्यादा है। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 1 नैनोमीटर ਤੋਂ 1000 नैनोमीटर ਦੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FeCl3 ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ Fe ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਵੀ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ, ਮੀਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੇ प्लस चार्ज आ गया, +3 चार्ज। जो सारे मॉलीक्यूल्स से सेम चार्ज आ गया तो एक दूसरे को रिपैल करनगे तो एक दूसरे तो दूर दूर चल जाएंगे। सो ये दोबारा कोलाइडल रेंज के आ जाएंगे, मीनस इन्हों का साइज़ 1000 नैनोमीटर तो डिक्रीज़ कर देगा। सो इदा करके भी आप जोड़ा है जोड़े डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स ने उन्होंने चार्ज कर सकते हैं, मीनस उन्होंने चार्ज लिया सकते हैं। तो कुछ कॉज ने जिहदे करके आप बोल सकते हैं कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स ने उन्होंने कोई ना कोई चार्ज होंदा है, दे आर चार्ज पार्टिकल्स। अगर वो चार्ज ने तो दो तरह के फिनोमिनास शो करते हैं, एक तो इलैक्ट्रोफोरेसिस है, एक इलैक्ट्रोऑस्मोसिस। पहला आप करते हैं इलैक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट वन इज इलैक्ट्रोफोरेसिस। सपोज करो तुहाडे कोले यू शेप की ट्यूब है, कच की बनी हुई है ट्यूब। ये कोलाइडल सोल्यूशन फिल किया होया, ये दो मैं मैटल दीयां प्लेट्स लगातियाँ, एज ए इलैक्ट्रोड बना ले। एक नूं मैं बैटरी के पॉजिटिव नाल जोड़ता, एक नूं मैं बैटरी के नैगेटिव नाल जोड़ता। देखो जिहड़ा कोलाइडल सोल्यूशन है आपां ने बोलिया कि ये डिस्पर्स फेज के उपर कोई ना कोई चार्ज होंदा, चाहे वह पॉजिटिव चाहे वह नैगेटिव। सपोज करो इत्थे जिहड़ा आपां सोल्यूशन फिल किया उहदे उपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर सोल्यूशन के उपर पॉजिटिव चार्ज है तो नैगेटिव टर्मीनल वाल मूव करनगे, ये जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। सो इस प्रोसैस में आप बोलते हैं इलैक्ट्रोफोरेसिस। मूवमेंट है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की अंडर अपलाइड इलैक्ट्रिक फील्ड, इनू आप बोल दें इलैक्ट्रोफोरेसिस। इस तरह ही इलैक्ट्रोऑस्मोसिस होंदा है। ये सल्यूट पार्टिकल्स मूव किए सी, उहदे विच आपां सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करवा देने ने। किदां? सेम ही कंस्ट्रक्शन है, ये दोनों सैमी परमीएबल मैंबरेन ने। इत्थे आपां ने सोल्यूशन फिल किया होया है, इधर आपां ने इलैक्ट्रिक फील्ड लगाता, इनू बैटरी के नैगेटिव नाल जोड़ता, इनू पॉजिटिव नाल जोड़ता। सो जिहड़ा सैमी परमीएबल मैंबरेन है उहदे थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर उधर फ्लो करते हैं, जिन्हों आप बोल दें इलैक्ट्रोऑस्मोसिस। क्योंकि आपां ने इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड लगाया तां करके इहदा नाम की है इलैक्ट्रोऑस्मोसिस। जिहड़ा ऑर्डनरी ऑस्मोसिस है उहदे विच आपां इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, सिंपली वो आप की बोलते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करते हैं थ्रू सैमी परमीएबल मैंबरेन फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। बट इतने आप इलैक्ट्रिक फील्ड लगा लिया है तो यह नाम की है इलैक्ट्रोऑस्मोसिस। सो ये प्रॉपर्टीज़ सीगियां कोलाइडल सोल्यूशन दियां। अज के टॉपिक के आप इन्ना की करना सी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के नैक्सट लैक्चर के। टेक केयर।